इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। इस क्रम में अब तक हम 2 बार मिल चुके हैं और आज तीसरी बार मिल रहे हैं। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास। पिछले 2 अंकों में हमने हर्यंक वंश के राजाओं बिंबिसार और अजातशत्रु के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम शिशुनाग वंश के बारे में जानेंगे। महावंश टीका का कथन है कि पौरों, अमात्यों और मंत्रियों ने 412 ईसा पूर्व में नागदासक को सिंहासन से उतार दिया और उसके स्थान पर अमात्य शिशुनाग को राजा बनाया। डॉक्टर रायचौधरी का मत है कि शिशुनाग अंतिम मगध नरेश के शासनकाल में संभवतः बनारस का वायसराय था। अपनी योग्यता के कारण ही इसने अन्यान्य पदाधिकारियों और मंत्रियों को अपने प्रभाव में कर लिया और उन्हीं की सहायता से अपने स्वामी को पदच्युत करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार बिंबिसार के वंश का अंत हो गया और शिशुनाग के वंश का उदय हुआ। पुराणों में शिशुनाग का नाम बिंबिसार के पूर्व आता है, लेकिन मित्रों, पिछले अंकों में हम देख चुके हैं कि शिशुनाग बिंबिसार के पहले नहीं, बाद में हुआ। महावंश टीका का कथन है कि शिशुनाग वैशाली के एक लिच्छवी राजा तथा एक स्थानीय नगर शोभिनी की संतान था। मालंकर वत्थु के अनुसार वैशाली से संबंधित होने के कारण ही शिशुनाग ने उस नगर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके पश्चात राजगृह की अवनति होती चली गई। पुराणों का कथन है कि शिशुनाग ने प्रद्योतों की शक्ति का विनाश किया। प्रद्योत की मृत्यु के पश्चात अवंती के सिंहासन पर कोई भी ऐसा प्रतिभाशाली राजा नहीं बैठा जो मगध की साम्राज्यवादिता से अपने राज्य की रक्षा कर सकता था। सिंहासन के लिए होने वाले गृह युद्ध ने भी अवंती राज्य को निर्बल कर दिया था। डॉक्टर रायचौधरी का मत है कि शिशुनाग द्वारा पराजित जो राजा था वह था अवंतीवर्धन। इस विजय के पश्चात मगध राज्य उत्तरी भारत में परम शक्तिशाली राज्य बन गया। उसका विस्तार बंगाल से मालवा तक हो गया। 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक शासन किया था शिशुनाग ने। उसके बाद गद्दी पर बैठा था कालाशोक या काकवर्ण, जिसने 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। सिंघली महाकाव्यों के अनुसार शिशुनाग ने 18 वर्ष तक राज्य किया और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक मगध का राजा हुआ। पुराण उसका नाम काकवर्ण बताते हैं। दिव्यावदान में भी उसका नाम काकवर्ण मिलता है। प्रायः सभी विद्वान दोनों को एक ही राजा मानते हैं। यह अपने पिता के समय संभवतः काशी प्रदेश का शासक रह चुका था। कालाशोक ने वैशाली का परित्याग कर फिर पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया। इस समय से लेकर भविष्य में दीर्घ समय तक पाटलिपुत्र मगध राज्य की राजधानी बना रहा। सिंघली महाकाव्यों के अनुसार कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में बौद्धों की द्वितीय संगीति हुई। दीपवंश और महावंश के अनुसार कालाशोक ने 28 वर्ष तक राज्य किया था। बाण के हर्ष चरित से प्रकट होता है कि काकवर्ण शिशुनाग की नगर के बाहर गले में छुरा भोंक कर हत्या कर दी गई थी। स्पष्ट है कि इस राजा का अंत भी किसी षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप हुआ था। काकवर्ण के जो उत्तराधिकारी थे मित्रों, उन्होंने 366 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। बौद्ध साहित्य से प्रकट होता है कि काकवर्ण के पश्चात उसके 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक राज्य किया।
बाद में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का राज्य प्रारंभ हुआ। नंद वंश का काल है 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व। पुराणों के अनुसार प्रथम नंद राजा था महापद्म और वह शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। शूद्रा गर्भोद्भव यह नाम मिलता है। उसके पिता का नाम महानंदी था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित पिता और वेश्या माता की संतान था। अग्रमीज यानी औग्र सैन्य का उल्लेख करते हुए कर्टियस लिखता है कि उसका पिता वस्तुतः नापित था और अपनी दैनिक आय से बड़ी कठिनाई से अपनी उदर पूर्ति करता था, परंतु देखने में वह बड़ा सुंदर था, इसलिए वह रानी का प्रेम पात्र बन गया और रानी पर अपने प्रभाव के कारण ही वह उस समय के राजा का भी विश्वास पात्र बन गया। बाद में विश्वासघात करके उसने अपने राजा की हत्या कर दी और उसके बाद राजकुमारों के संरक्षक के रूप में काम करने के बहाने उसने राजसत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। आगे चलकर उसने इन राजपुत्रों को भी मार दिया और गद्दी पर बैठ गया। स्पष्ट होता है कि कर्टियस के शब्द में औग्रसैन्य ने जिस राजा का धोखे से वध किया था वह हर्षचरित का काकवर्ण ही था। काकवर्ण के 10 पुत्र ही इस विश्वासघाती उग्रसेन के संरक्षण में कुछ समय तक राज्य करते रहे। उसके बाद औग्र सैन्य ने उन राजकुमारों की भी हत्या करके शिशुनाग वंश का अंत कर दिया। महावंश टीका के अनुसार महापद्म नंद लूटपाट करते हुए डाकुओं का नेता बन गया था और अंत में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। यह औग्र सैन्य कौन था? पुराणों के अनुसार नंद वंश का पहला राजा महापद्म था और वही औग्र सैन्य था, परंतु महाबोधि वंश में उसका नाम उग्रसेन मिलता है। महापद्म उग्रसेन ने ही नंद वंश की स्थापना की थी और उसका पुत्र सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। उग्रसेन नाम से भी उसकी निम्न जातीयता सिद्ध होती है, क्योंकि उग्र क्षत्रिय माता और शूद्र पिता की संतान होता था। भागवत पुराण की टीका का कथन है कि नंदराज के पास 10 पद्म सेना और इतनी ही संपत्ति थी, इसी से इसका नाम महापद्म पड़ा। शायद उसके उग्रसेन नाम से भी प्रकट होता है कि उसके पास एक विशाल सेना थी। महापद्मनंद एक प्रबल विजेता था। मगध के पूर्व राजाओं ने राज्य विस्तार का कार्य प्रारंभ किया था, उसे महापद्मनंद ने पूर्ण किया। नंदकाल विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना का काल था। अनेक साक्ष्यों से महापद्म की सफलताओं का उल्लेख मिलता है कि जानकारी हमको मिलती है। पुराणों में वह एकछत्र पृथ्वी का राजा, अनुलंघित शासक, भार्गव के समान सर्व क्षत्रांतक एक राट कहा गया है। प्रकट होता है कि उसने तत्कालीन राजवंशों शेषुनाग, इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, हैहई, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथिल, शूरसेन, वीतिहोत्र आदि का उन्मूलन कर दिया था। इन राज्यों के नंद द्वारा पराजित होने की बात कलियुग राज वृत्तांत में भी लिखी हुई है। परिशिष्ट पर्वन से भी नंद साम्राज्य की विशालता का पता चलता है। अवंती तो पहले ही मगध राज्य में मिल गया था। कौशल राज्य भी संभवतः इस समय मगध साम्राज्य के भीतर निमज्जित हो गया। कथा सरित सागर से प्रकट होता है कि अयोध्या में नंद राज्य का शिविर लगा था।
हाथी गुम्फा अभिलेख से विदित होता है कि नंद राज्य ने कलिंग पर आक्रमण किया था और वहां पर एक नहर अथवा बांध का निर्माण किया था और उस देश से एक जिन की मूर्ति ले आया था। इन सब बातों से कलिंग राज्य पर नंद का प्रभाव प्रकट होता है, शासन प्रकट होता है। डॉक्टर रायचौधरी का अनुमान है कि दक्षिणापथ का कुछ भाग भी संभवतः नंद साम्राज्य के अंतर्गत था। अपने अनुमान की पुष्टि में उन्होंने गोदावरी के तट पर स्थित देहरा नामक एक नगर का उल्लेख किया है। अपने अनुमान की पुष्टि में उन्होंने गोदावरी के तट पर स्थित नंद देहरा नामक एक नगर का उल्लेख किया है। स्मिथ का कहना है कि महापद्म नंद ने सरकार का केंद्रीकरण कर दिया था और सामंत राजाओं को हटा दिया था। परिशिष्ट पर्वन में नंदों के आसमुद्र साम्राज्य का उल्लेख है। अनुमान किया जाता है कि महापद्म नंद ने सौराष्ट्र भी जीत लिया था। स्थविरावली चरित नंद के एक मंत्री कल्पक का उल्लेख करता है, जो अपनी बुद्धि और अपने प्रपंचों के लिए प्रसिद्ध था। इसने मगध के विस्तार में काफी योगदान दिया। नंदराज की सेना विशाल थी, इसकी पुष्टि कर्टिस भी करता है, जिसके अनुसार नंद की सेना में 20,000 अश्वारोही, 2 लाख पैदल और 3,000 हाथी थे। नंदों की अपार धनराशि का उल्लेख अनेक स्थानों पर आता है। वैनसांग भी नंद के 5 बहुमूल्य कोषों का उल्लेख करता है। मुद्रा राक्षस नंदों को अर्थ रुचि और नवनतिश द्रव्य कोटीश्वराः बताता है। कथा सरित सागर के अनुसार नंद के पास 1100,000 स्वर्ण मुद्राएं थीं। महावंश और दीपवंश का कथन है कि उसने गंगा के गर्भ में स्थित एक शिलाखंड के नीचे 40 कोटि मुद्राएं छिपा रखी थी। एक तमिल कविता में भी इसका उल्लेख है। महावंश टीका से प्रकट होता है कि उसने यह धन राशि छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी भारी कर लगाकर एकत्र की थी। कदाचित अपने शोषण के कारण भी नंदवंश अधार्मिक था। वायु पुराण के अनुसार प्रथम नंदराज महापद्मनंद ने 28 वर्ष तक राज्य किया, परंतु मत्स्य पुराण में उसका शासन 88 वर्ष दिया गया है। प्रकट होता है कि उसने 28 के स्थान पर 88 गलती से लिख दिया। तारानाथ के अनुसार नंदराज ने 29 वर्ष तक शासन किया। सिंगली महाकाव्य समस्त नंद राजाओं के शासनकाल को 22 वर्ष का बताते हैं। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद के पश्चात उसके 8 पुत्रों ने 12 वर्ष तक राज्य किया। महाबोधिवंश के अनुसार अंतिम नंदराज का नाम धन था। यही संभवतः यूनानियों का अग्रमीज या औग्र सैन्य था। इसका विनाश चंद्रगुप्त और चाणक्य ने किया था। नंदों ने गंगा घाटी के निर्बल राजवंशों का अंत करके एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की थी। नंदों ने गंगा घाटी के कमजोर राजवंशों को समाप्त करके एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत अधिकांश भारत सम्मिलित था। उनके समय में पृथकतावादी प्रवृत्तियां एक शक्तिशाली केंद्र के अधीन आ गईं। शूद्र होते हुए भी अपने शौर्य के बल पर एक सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित होकर उन्होंने, यानी नंद राजा से मतलब है पद्मनंद से और उसके बाद के दूसरे राजाओं से, उन्होंने निम्न जातियों को गरिमा प्रदान की। जाति विरोधी जैन धर्म को अपनाकर उन्होंने जैन धर्म को राज्याश्रय दिया और उसके सामाजिक समानता के सिद्धांत को बल दिया। योग्य मंत्रियों, कल्पक और शक्ताल की नियुक्ति करके तथा उनके परामर्श से शासन संचालन द्वारा उन्होंने मंत्री परिषद की संस्था को सुदृढ़ किया। सेनापति के पद पर उन्होंने भद्रसाल को नियुक्त किया। नंदों के समय में पाटलिपुत्र वैभव और विद्वता का केंद्र बन गया।
यदि कालांतर के लेखक राजशेखर का साक्ष्य स्वीकार कर लिया जाए तो यह सिद्ध होगा कि पाटलिपुत्र में एक विद्या केंद्र का विकास हो गया था, जहां दूर दूर से विद्वान ज्ञानार्जन के लिए आते थे। राज्य के दो प्रमुख आधार थे, सेना और कोष। नंदों ने दोनों की अभूतपूर्व वृद्धि की। उन्होंने मौर्यों की साम्राज्य स्थापना की आधारशिला रखी। जेनोफोन साइरोपीडिया एक धनी व्यक्ति का उल्लेख करता है जो पश्चिमी एशिया के देशों के पारस्परिक मतभेदों को दूर करने के लिए मध्यस्थ बनने को तैयार रहता था। इससे कम से कम इतना तो निश्चित होता ही है कि नंद वंश की ख्याति अपने धन और शक्ति के कारण पश्चिमी देशों में भी थी। तक्षशिला से प्राप्त आहत मुद्राओं से भी पता चलता है कि मगध का व्यापार पश्चिमोत्तर प्रदेश और संभवतः पश्चिमी एशिया के साथ होता था। मगध के उत्कर्ष का एक कारण वहां लोहे की बहुलता थी। इस धातु से खेती के लिए कठोर औजार और युद्ध के लिए मजबूत हथियार बन सकते थे। कलिंग के कारण उसे सेना के लिए बहुसंख्यक हाथी भी उपलब्ध थे। पाटलिपुत्र स्थल मार्ग से तक्षशिला पाटलिपुत्र स्थल मार्ग से तक्षशिला और पश्चिमी एशिया से जुड़ा था। बंगाल, कलिंग और संभवतः सौराष्ट्र के बंदरगाह सामुद्रिक व्यापार के लिए वरदान थे। ऐसा प्रतीत होता है कि नंदों ने इन सारी प्राकृतिक संपदाओं का पूरा लाभ उठाया और अधिकांश देश का प्रथम बार एकीकरण किया। इस विशाल साम्राज्य के कारण पारसीक पश्चिमोत्तर प्रदेश से आगे न बढ़ सके और सिकंदर की यूनानी सेना पंजाब के पूर्व में अभियान करने से विरत हो गई। तो मित्रों, यह था मगध का उत्कर्ष। एक नए पाठ को लेकर हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।